सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट एंड फ्रिक्शन के बारे में. So let's start the video. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोमेंट क्या होता है. द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट. तो जो फोर्स की रोटेशनल टेंडेंसी होगी तो दैट इज नोन एज मोमेंट. मैथमेटिकली मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर और केजीएफ मीटर. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मोमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मीन्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो जब भी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर होगा तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर बॉडीज. तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब हो सकती है. ये तो आपको पता है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ मोमेंट जीरो होगा तो अब हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है. लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट अगर हमारे पास को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा. को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मीन्स सेम प्लान पे लाई कर रही है फोर्सेस और मीटिंग पॉइंट भी सेम है. तो इस कंडीशन में अगर हॉरिजॉन्टल मोमेंट का सम जीरो होगा और वर्टिकल मोमेंट का सम जीरो होगा हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. बट इन केस ऑफ को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कि जब प्लान तो फोर्सेस का सेम होगा बट मीटिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, देन सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए और सम ऑफ मोमेंट भी जीरो होना चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही सोचते हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है. बट इन केस ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर इसमें दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई है तो वी कैन से दैट कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वेरिगन्स थ्योरम क्या होता है. इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस अबाउट एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट. तो जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस होगा अबाउट एनी पॉइंट वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट. तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कपल क्या होता है. कपल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शंस आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज कपल. जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई करती हैं तो दैट इज नोन एज कपल. मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप ले लो इसकी, जो हम नल को ओपन करते हैं, टर्निंग द टेप, स्टीयरिंग व्हील व्हीकल का है, तो दैट आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कपल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज नोन एज आर्म ऑफ कपल. अब ये हमारे पास एक लाइन है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. तो दैट दिस डिस्टेंस, ये जो पॉइंट, ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है तो दैट इज नोन एज आर्म ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. इट इज इक्वल टू आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स. जो आर्म डिस्टेंस होगा कपल का इनटू फोर्स करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल निकल जाएगा जिसको हम टॉर्क कहते हैं. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कपल में. एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज फॉर्मिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट. तो जो एल्जेब्रिक सम होता है मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज का फॉर्मिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. एनी टू कपल ऑफ इक्वल मोमेंट्स एंड सेंस इन द सेम प्लेन आर इक्विवेलेंट इन देयर इफेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी दो कपल ऐसे होंगे उनकी मोमेंट्स इक्वल होगी और सेम सेंस इन द सेंस मींस दोनों लाइक कपल होंगे या अनलाइक कपल होंगे और सेम प्लान पे लाई कर रहे होंगे तो उनका जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा. पॉइंट नंबर थर्ड इसमें जाता है टू कपल्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी हुज मोमेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन सेंस बैलेंस ईच अदर. जब भी दो कपल्स जो है एक रिजिड बॉडी पे एक्ट करते हैं जिनकी मोमेंट्स इक्वल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तो वो आपस में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. पॉइंट नंबर फोर्थ ये कहता है कि एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कपल हुज मोमेंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कपल. नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स जो है इक्विवेलेंट सिंगल कपल के बराबर हो सकते हैं और इसकी मोमेंट जो होगी, जो ये सिंगल कपल होगा इसकी मोमेंट जो होगी किससे बराबर होगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ दैट कोप्लेनर कपल्स के बराबर. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट्स. तो इंजीनियरिंग में मोमेंट्स की क्या क्या एप्लीकेशन है या कहाँ कहाँ इसका यूज होता है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी लीवर. अब लीवर हमारे पास सिंपल लीवर भी हो सकता है, बेंट या क्रैंक्ड लीवर भी हो सकता है या फिर कंपाउंड लीवर भी हो सकता है. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बीम बैलेंस. बीम बैलेंस में भी मोमेंट का यूज होता है. थर्ड इसमें जाता है हमारे पास कॉमन स्टील यार्ड एंड द फोर्थ इज लीवर सेफ्टी वाल्व. तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लीवर. इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अर्जमेटिक्स. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो लीवर की है, सीजर है हमारे पास, फायर टोंग्स, क्रो बार एटसेट्रा. इट टर्न्स अबाउट फिक्स्ड पॉइंट दैट इज नोन एज फुलक्रम. अब लीवर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ टर्न होता है तो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फुलक्रम.
एग्जांपल्स जैसे इसने दी, सीजर, सीजर भी एक फिक्स पॉइंट की तरफ टर्न होती है, फायर टोंग्स, क्रोबार एटसेट्रा, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है लीवर की। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, पावर आर्म और वेट आर्म। अब पावर आर्म हम किसको कहते हैं? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज पावर आर्म। अब वेट आर्म क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड पॉइंट वेयर लोड एक्ट्स इज नोन एज वेट आर्म। सो एज यू कैन सी हियर, ये एग्जांपल है किसकी? क्रोबार की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक कोई ऐसी चीज है जिसको हम लिफ्ट करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक रिजिड बार है, या यू कैन से डेट कि रिजिड रॉड की शेप में है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इस चीज को लिफ्ट कर रहे हैं। इट मे बी स्टोन और समथिंग एल्स। अब ये जो, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? फुलक्रम है। जिस पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है? ये टर्न्स हो रहा है, क्योंकि ये रॉड जो है इसी पॉइंट पे टर्न हो रही है। दिस इज आवर फुलक्रम। अब लोड हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इस पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ लोड अप्लाई करेंगे तो ही ये चीज जो है यहाँ से लिफ्ट हो सकती है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड और फुलक्रम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है, दैट इज आवर, ये जो BC डिस्टेंस है, दिस इज आवर वेट आर्म, दिस इज आवर वेट आर्म, एंड दिस डिस्टेंस AB, इट इज आवर पावर आर्म। आई होप कि आपको डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ से अंडरस्टैंड करवा दिया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट आर्म एंड पावर आर्म। अब लीवर हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, सिंपल लीवर, कर्व्ड, बेंट और क्रैंक्ड लीवर और कंपाउंड लीवर। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे तीनों को देखते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिंपल लीवर। इट हैज ओनली 1 फुलक्रम, 1 पावर आर्म एंड 1 वेट आर्म। तो सिंपल लीवर में एक ही फुलक्रम होगा, एक पावर आर्म होगी और एक वेट आर्म होगी। अब नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कर्व्ड, बेंट और क्रैंक्ड लीवर। इट हैज 2 लिवर आर्म्स मे बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो सकते हैं। तो इसमें 2 लिवर आर्म्स होती है और इनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हो सकती है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो सकती है। सो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास कंपाउंड लीवर। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लीवर्स टू गेट एन इंक्रीज्ड लीवरेज टू ओवरकम द ग्रेटर रेजिस्टेंस देन दैट विच कैन बी हैंडल्ड बाय द फोर्स इन अ सिंगल लीवर। जो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट आती है हमारे पास है सिंपल बीम बैलेंस एंड कॉमन स्टील यार्ड। बोथ आर यूज फॉर वेइंग पर्पज। बीम बैलेंस एंड कॉमन स्टील यार्ड दोनों वेट पर्पज के लिए यूज करते हैं। दे आल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास लीवर सेफ्टी वेल्व। अब लीवर सेफ्टी वेल्व का फंक्शन क्या है? टू कीप स्टीम प्रेशर विद अ सेफ लिमिट। स्टीम प्रेशर जो है उसको विद इन अ सेफ लिमिट रखने के लिए हम क्या करते हैं? लीवर सेफ्टी वेल्व का यूज करते हैं। तो इट आल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। तो जो भी फोर्स मोशन का अपोज करती है तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है हमारे पास ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी भी है और डिजायरेबल प्रॉपर्टी भी है। अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में देखेंगे इट इज डिजायरेबल एज वेल एज अनडिजायरेबल। अब डिजायरेबल कहाँ है और अनडिजायरेबल कहाँ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द एप्लियंसेस वेयर फ्रिक्शन इज डिजायरेबल आर बेल्ट्स एंड रोप्स, फ्रिक्शंस, क्लचेस, जिब एंड क्वार्टर जॉइंट, ब्रेक्स, नट्स एंड बोल्ट्स एटसेट्रा। तो इन केसेस में फ्रिक्शन डिजायरेबल है। सो द एप्लियंसेस वेयर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल आर मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स एटसेट्रा। तो जो भी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स है उनमें फ्रिक्शन जो है अनडिजायरेबल है बिकॉज इट कॉजेज वेयर एंड टियर इन दैट पार्ट्स। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लुब्रिकेशन इज डन। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेशन की जाती है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फ्रिक्शन इन अनलुब्रिकेटेड सरफेस एंड द फ्रिक्शन इन लुब्रिकेटेड सरफेस। फ्रिक्शन इन अनलुब्रिकेटेड सरफेस में क्या होता है कि इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन 2 अनलुब्रिकेटेड सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड और ड्राई फ्रिक्शन। तो जो भी 2 अनलुब्रिकेटेड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अकर होती है तो दैट इज नोन एज अनलुब्रिकेटेड surface friction. So it is also called solid friction or dry friction. It is further classified into 2 categories, sliding friction and rolling friction. So sliding friction में क्या होता है? It exists when one body slides over the surface of another body. तो उस केस में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगी तो that is known as sliding friction. तो rolling friction में क्या होगा कि it exists when one body rolls over the surface of another body or when surfaces are separated by balls or rulers. In that case the friction will exist, that friction is known as rolling friction. It is always less than the sliding friction. rolling friction जो है हमेशा sliding friction से कम ही होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फ्रिक्शन इन लुब्रिकेटेड सरफेस। तो जो भी फ्रिक्शन लुब्रिकेटेड सरफेस में एग्जिस्ट होगी तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शन इन लुब्रिकेटेड सरफेस। इट हैज फर्दर 2 टाइप्स, बाउंड्री फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन। तो बाउंड्री फ्रिक्शन क्या होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन 2 रबिंग सरफेसेस। तो जब भी 2 सरफेस आपस में रब होते हैं तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगी तो दैट इज नोन एज बाउंड्री फ्रिक्शन। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीसी और नॉन विस्कस फ्रिक्शन। तो इसको हम ग्रीसी फ्रिक्शन भी कहते हैं या नॉन विस्कस फ्रिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है हमारे पास विस्कस फ्रिक्शन। विस्कस फ्रिक्शन सिंपली मींस विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होता है? जो भी अपोजिंग फोर्स लिक्विड के केस में आती है, लिक्विड के मोशन को अपोज करती है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो सिंपली वी कैन से दैट कि द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसेस
is known as viscous friction. Besides these above two classifications of frictions, it is further classified into following categories. First इसमें जाता है हमारे पास static friction, dynamic friction, limiting friction. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट में होगी उसमें जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगी तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वह हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डायनेमिक फ्रिक्शन. तो डायनेमिक फ्रिक्शन मीन्स द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो दैट इज नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन. इट इज आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. इट इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज अबाउट 40 to 75% ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जो डायनेमिक फ्रिक्शन है इट इज जस्ट 40 to 75% ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है. थर्ड इसमें जाता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट व्हेन वन बॉडी जस्ट बिगन्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. तो जब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है उस वक्त जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, तो दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फ्रिक्शन के इस यूनिट में. फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो जो भी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इट इज डिनोटेड बाय फाई. tan phi is equal to f upon n, where f is limiting force of friction and n is normal. Therefore phi is equal to tan inverse f upon n. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ रेशियो आएगा तो दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. म्यू इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू एफ अपॉन एन. तो यहाँ से अगर हमने म्यू को फाइंड आउट करना होगा तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन हो जाएगा. तो देयरफॉर अगर हमने यहाँ से एफ को फाइंड आउट करना होगा तो एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आइदर द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. थर्ड इसमें जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज. इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द इंक्लाइंड. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. सो एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, बॉडी अभी इसके ऊपर है. तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. एफ अपॉन एन इज इक्वल टू टेन अल्फा. सो यहाँ से अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स एफ अपॉन एन. सेम जैसे यहाँ पे आ रहा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में आ रहा था टेन फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एन. फाई यहाँ से हो गया था टेन इनवर्स एफ अपॉन एन. तो यहाँ पे सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, यहाँ पे हमने फाई को फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ पे हमने अल्फा को फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. तो जब भी हमारी बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तब हम कह सकते हैं हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वह एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉन ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो कॉन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द कॉन जनरेटेड व्हेन अ लाइन मेक्स मैक्सिमम एंगल फाई विद नॉर्मल इज कॉल्ड कॉन ऑफ फ्रिक्शन. तो जब हमारे पास एक लाइन है, लेट इट बी एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओ ए हमारे पास एक लाइन है और ओ बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है. तो ओ बी के साथ जो ओ ए लाइन ने एक मैक्सिमम एंगल बनाया है रिप्रेजेंटेड बाई फाई, तो इसके बीच का जो ये एरिया आ रहा है दिस एरिया ओ ए बी, तो दिस एरिया इज नोन एज कॉन ऑफ फ्रिक्शन. इस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. अब इन केस ऑफ कॉन ऑफ फ्रिक्शन जब ये कंडीशन किसी बॉडी में आ जाती है तो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट जो है इसमें जीरो हो जाता है. मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसमें कोई भी वेरिएशन कॉज नहीं कर सकती है. ड्यू टू दिस रीजन दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म्स एंड टेपर पिन्स. तो इस रीजन की वजह से जो भी सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म्स आते हैं, टेपर पिन्स वगैरह आते हैं, उसमें कॉन ऑफ फ्रिक्शन के मैकेनिज्म को यूज किया जाता है. तो दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई होप कि आपको मैंने ये चीज यहाँ से क्लियर कर दी होगी. ये हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, पी इस डायरेक्शन में फोर्स इसमें लग रही है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओ भी नॉर्मल हो गया. ओ ए हमारे पास एक लाइन है विच मेक्स द मैक्सिमम एंगल विद द नॉर्मल एंड द एरिया बिटवीन दीज टू लाइंस दैट इज नोन एज कॉन ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि जब हमारे पास एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगी तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी और कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे. एज यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है. डब्ल्यू ये इसका वेट है जो एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ एंड यहाँ पे हो गया इसका नॉर्मल. सो अभी जो फोर्स पी जो लग रही है इस बॉडी पे इट्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो जो ये फोर्स आएगी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, पी कॉस थीटा, और डेट विल बी इक्वल टू पी साइन थीटा. ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो
अब बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो यहां से अगर हमने एफ को फाइंड आउट करना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, पी कॉस थीटा के बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। द नेट इफेक्ट ऑफ द पी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो अब एफ की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अगर हमने यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकालना होगा या एन को निकालना होगा तो इस रिलेशन में यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा एन इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इन फॉर्मूलाज को याद रखने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ये आपके सारे के सारे फॉर्मूला जो है इन्हीं डायग्राम से ड्राइव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है प्लस जो पी साइन थीटा है, दोनों अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। एन प्लस पी साइन थीटा हुआ वो ऑब्वियस सी बात है डब्ल्यू के बराबर होगा, तो इन दोनों का इफेक्ट जो होगा इसके बराबर होगा। तो अगर हमने यहाँ से एन को फाइंड आउट करना होगा तो एन ऑब्वियस सी बात है डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे लास्ट, अगर हमने यहाँ से पी को फाइंड आउट करना होगा तो पी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव। तो थीटा हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और फाइव हो गया आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके हम फी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। जब बॉडी हमारी इंक्लाइंड प्लेन में होगी, एज यू कैन सी हियर, अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में हम एफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। अब देखो अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें से ये डब्ल्यू साइन थीटा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये माइनस हो जाएगा। तो वही हमने किया, बाकी सेम फॉर्मूला वही रहा, एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। यहां तक तो सेम था क्योंकि जो इस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट जा रही है, तो इसका इफेक्ट जो होगा इसके बराबर होगा, तब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। इसमें हमने क्या कर दिया, पी कॉस थीटा में डब्ल्यू साइन माइनस कर दिया बिकॉज ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। उसके बाद एफ की जगह हम यहाँ म्यू इंटू एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। अब अगर हमने यहाँ से एन को फाइंड आउट करना होगा तो एन हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। अब देखो एन प्लस पी साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा। ये वाली लाइन जो है डब्ल्यू कॉस अल्फा की है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला सेम इसमें भी है, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि अब इंक्लिनेशन की वजह से यहाँ पे ये डब्ल्यू कॉस अल्फा हो गया, तो डेट्स द रीजन यहाँ पे डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा हो गया। बाकी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। दिस इज द ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। नेक्स्ट इसमें आ गया पी सेम वही है, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव। तो सेम फॉर्मूला यही है, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा एक ही थीटा था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक थी, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक इसमें आ गया एंगल ऑफ रिपोज और दूसरा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट केस इसमें जाता है मोशन डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि जब बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही होगी। जो अप एंड इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूलाज हैं वही डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूलाज रहेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा, जहां पे इनमें माइनस लग रहा वहां पे इनको प्लस कर दो, और जहां पे प्लस लग रहा वहां पे इनको माइनस कर दो, तो ये फॉर्मूला सेम रहेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, व्हेन कोप्लेनर फोर्स मीट इन अ पॉइंट द सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो जब एक कोप्लेनर फोर्स किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेम प्लेन और सेम मीटिंग पॉइंट होगा उनका। पॉइंट नंबर सेकंड इसमें जाता है, पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो जब भी तो पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें जाता है, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जिन भी फोर्सेस का मीटिंग पॉइंट सेम होगा तो उनको हम कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। पॉइंट नंबर फोर्थ, ए बॉडी हुज डायमेंशंस आर पार्शियली नेग्लिजिबल इज नोन एज पार्टिकल। पॉइंट नंबर फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास, फॉर एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड फॉर वेरी हाई प्रेशर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एक्सेसिव डिफॉर्मेशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समवट इंक्रीजेस। तो इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के केस में सफिशिएंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कुछ लिमिट तक इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, फॉर एक्सट्रीमली लो रिलेटिव वेलोसिटीज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड अपीरेंटली बिकम्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिलेटिव वेलोसिटीज के केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता है और एक ऐसी स्टेज आती है कि वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, फॉर वेरी हाई वेलोसिटीज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिक्रीजेस एप्रिशिएबली। हाई वेलोसिटीज के केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है, ऑर्डिनरी चेंजेस इन टेम्परेचर डज नॉट
मटेरियली अफेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई भी वेरिएशंस नहीं आती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोमेंट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि मैंने यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ